हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रेट लेवल 2 फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि ध्वनि की चाल किन किन पदार्थों पर निर्भर करती है और किन किन कारकों पर निर्भर करती है। और दूसरा है ध्वनि के अभिलक्षण, तीव्रता है, तारतम्य है और गुणता है। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे रीट लेवल 2 फिजिक्स और मैथ्स के कई सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। और अगर यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे टॉपिक देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आगे रीट लेवल 2 से जुड़े जो भी टॉपिक हैं मैथ और साइंस के, तो वो लगभग सारे टॉपिक करवाने की कोशिश हम करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो पहले जो हमने एक ध्वनि पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। और उसके अंदर हमने अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें पढ़ा। उसके बाद श्रव्य, अवश्रव्य और प्राश्रव्य ये तरंगें हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल देखते हम। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम में ही ध्वनि जो है वो माध्यम में ही संचरित हो सकती है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि ध्वनि जो है वो माध्यम में संचरित हो सकती है, यानी इसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती। इसका देखिए आप, इसमें आप देखिए निर्वात में ध्वनि का वेग जो है वो 0 होता है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि जो है वो संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में हमारे पास ध्वनि का वेग जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, अर्थात इसका वेग जो है वो कितना होता है, 0। हवा में ध्वनि की चाल या वेग जो है वो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड ये हवा में ध्वनि की चाल जो है वो लगभग हम इतनी मानते हैं, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ध्वनि की चाल किस किस पे निर्भर करती है, और ये सारे हम कारक देखेंगे, जो फैक्टर हैं जिस पे ये क्या है निर्भर करती है। तो सबसे पहला है कि ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम पे निर्भर करती है। ठीक है, माध्यम में भी आप देखोगे जो ठोस है, ठोस माध्यम है तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, और द्रव में ठोस से कम होगी, और जो गैस है गैस में सबसे कम होगी। यानी सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल है वो ठोस में होती है, सबसे कम जो है वो गैस में होती है, और इन दोनों के बीच जो चाल आएगी वो द्रव के अंदर, इन दोनों के मध्य की चाल जो है वो द्रव के अंदर होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा ठोस में, उससे थोड़ी कम जो है वो द्रव में, और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होगी, और आपको ऑप्शन दे देगा ठोस, गैस और द्रव। तो यहाँ पे हम फटाफट बता देंगे कि ठोस में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर आपको ठोस में भी दे दे कि जैसे एल्युमिनियम है, निकल है, स्टील है या फिर आयरन है, इन सब में आप बताइए कि इस ठोस में किसमें सबसे ज्यादा जो है वो चाल होगी ध्वनि की, तो तब हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है यदि हमने नहीं पढ़ रखा। तो इसके लिए हमें क्या है, ध्वनि की चाल का जो क्रम है विभिन्न पदार्थों में वो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ये वाली लाइन से क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जामिनर जो है पेपर को थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए भी यहाँ पे एल्युमिनियम जो है, इसमें एल्युमिनियम धातु जो है उसमें जो है वो चाल, ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज्यादा होती है। उससे थोड़ा कम निकल में होती है, और उससे कम स्टील में होती है, और फिर उससे कम आयरन में यानी Fe में, और उससे कम पीतल में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास आगे आ जाता है द्रव। द्रव में आप देखोगे H2O में ज्यादा होती है, और एथेनॉल में उसके बाद, और फिर आएगा मैथेनॉल, और फिर आगे गैसें स्टार्ट हो गई। तो गैसों में आप देखोगे तो H2 गैस जो है इसमें क्या है सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल, फिर हीलियम आएगा, हीलियम गैस, और फिर जो है वो वायु में, और फिर O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, और फिर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कई सारे ऑप्शन आपको उठा के, 4 ऑप्शन आपको उठा के दे दे, और कुछ भी पूछ सकता है। जैसे उसने 4 द्रव दे दिए, जैसे पानी है, एथेनॉल है, मेथेनॉल है, या एक और भी द्रव डाल देगा, तो आपसे पूछेगा कि इनमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी, तो आपको बता देना H2O की होगी। अगर आपको ये क्रम याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाओगे।
तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये क्रम आप याद कर लोगे। उसके बाद प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करती है। जिस पदार्थ की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी, ज्यादा, यानी यानी इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता ज्यादा, तो उस पदार्थ में ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये नमी और आर्द्रता पे भी डिपेंड करती है, यानी यदि किसी माध्यम में नमी या आर्द्रता जो है वो ज्यादा है तो उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जितना नमी और आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम जो है वो रेलगाड़ी की जो सीटी है वो हमें दूर तक सुनाई देती है। रेलगाड़ी की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के समय जो है वो वायु के अंदर नमी और आर्द्रता जो है वो ज्यादा होती है गर्मियों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये बात आप यहां से याद रख सकते हो। और ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका दाब जो है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन आप यहां से आपको जरूर याद रखना कि दाब का यानी ध्वनि की चाल पे नो इफेक्ट है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से क्वेश्चन ये चौथे पॉइंट से भी बना सकता है। कैसे बनाएगा? ये आपको दे देगा कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है। अब यदि हम दाब को दुगना कर दें, यदि हम उस माध्यम में दाब को दुगना कर दें तो ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बताना है कि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि इसका जो ध्वनि की चाल है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पांचवा आता है हमारे पास, पांचवा पॉइंट, कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, किसी माध्यम का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। और कितना ताप बढ़ाने पे उसकी जो चाल है वो कितनी बढ़ेगी, तो ये भी हमें याद रखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हम माध्यम का ताप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो हमारे पास जो ध्वनि की चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितनी ध्वनि की चाल बढ़ेगी? तो 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अब यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्या हमारे पास कोई माध्यम है और उसमें हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है उस माध्यम में हमने ताप जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो बताइए उसमें ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? तो आपको यहाँ पे देखना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो 0.61 मीटर पर सेकंड, तो इसको 0.61 मीटर पर सेकंड से आपको गुणा कर देना है और जितना आएगा वो उस माध्यम में उसकी चाल जो है वो बढ़ चुकी होगी। बाकी ये मैंने आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में बताया। बाकी इसका न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, इस टॉपिक खत्म होने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसमें हम देखेंगे कि ताप पे इसका कैसे इफेक्ट रहता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर ये तो ताप था हमारे पास 4 डिग्री 5 डिग्री 7 या 10 डिग्री तक दिया हो, लेकिन ताप दे दिया जाए 210 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है या इतना ताप, जब ताप का मान जो है वो बहुत ज्यादा दे दे तब हमें ये ध्यान रखना है। तब हमें ये वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। V1 क्या है? पहले माध्यम में ध्वनि का वेग, और V2 जो है वो दूसरा कोई माध्यम या ताप बढ़ाने के बाद का माध्यम है, और T1 पहले का ताप और T2 जो है वो बाद का ताप। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास जो भी चाहे वो V1 पूछ सकता है, V2 पूछ सकता है, T1 T2 इनमें से कोई भी एक राशि आपको पूछ लेगा। बाकी 3 राशियां देकर के एक राशि आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें पांचवें टॉपिक की और पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट हमें कहता है कि ध्वनि की चाल जो है वो अनुभार के अनुभार का यदि हम अंडर रूट लें तो उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुभार के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जैसे जैसे आप अनुभार को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ध्वनि की चाल जो है वो क्या होगी? कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपको V1 बटा में V2 इसका फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो ये जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार होता है। V1 बटा में V2 बराबर, V1 वही बात है कि पहली गैस हो सकती है। जैसे यहाँ पे अनुभार, किसी पदार्थ का अनुभार, जैसे 2 गैसें दे दी तो उन गैसों का अनुभार, तो ये पहली गैस में उसकी चाल आ जाएगी V1 और दूसरी में V2 मान लेते हैं, और ये दूसरी गैस का अनुभार M2 इसको लिख लिया और पहली गैस का M1 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ध्वनि के अभिलक्षण।
ध्वनि के अभिलक्षण 3 तरह के हम यहाँ पे अभिलक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद ध्वनि के गुण जो हैं, जैसे बहुल परावर्तन है, अनुरगण है, परावर्तन है, ये सारे हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे ध्वनि के अभिलक्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के देखेंगे। पहला है तीव्रता, दूसरा तारतम्य और तीसरा उसकी गुणता। तो सबसे पहले हम तीव्रता देखते हैं। तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्र से प्रति सेकंड लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। और ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक हमारे पास ये पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो एकांक क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल। अब यहाँ से ध्वनि तरंगें गुजर रही हैं इसके लंबवत, ठीक है, ये इस तरीके से रखा हुआ है और ध्वनि तरंगें इसमें से प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ से 1 सेकंड में इन ध्वनि तरंगों से कितनी ऊर्जा जो है वो यहाँ से इस पृष्ठ से पार हो रही है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन देकर के आपको पूछ ले इतनी डेफिनेशन कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे, ठीक है। तो ये तीव्रता की परिभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसे हम थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण वो हमें धीमी अथवा मंद, धीमी या फिर मंद अथवा तीव्र और प्रबल सुनाई देती है, ठीक है भाई। यानी ध्वनि का धीमा अथवा तीव्र यानी प्रबल होना ही क्या कहलाता है? उसकी तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यानी ध्वनि हमें यदि धीमी सुनाई दे रही है तो हम कहेंगे कि उसकी तीव्रता भी कम है, और यदि ध्वनि हमें बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है तो हम कहेंगे उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो है ये मापने योग्य क्वांटिटी है, इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक, तो इसका मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक है वो है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है भाई? माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि हम इसे जूल प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करें तो ये होता है 10 की पावर -6 जूल प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इसका एसआई मात्रक तो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको हम जूल प्रति सेकंड और इंटू मीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और 10 की पावर -6 से इसको गुणा करना पड़ेगा। और इसका जो प्रयोगात्मक मात्रक है ये पेपर में पूछा जा चुका है रीट में, तो ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक मात्रक, ऐसा पूछा था कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का क्या मात्रक है। तो वहां पे 3-4 ऑप्शन थे, तो वहां पे एक ऑप्शन जो है वो बेल भी था, डेसिबल भी था। तो ध्वनि का प्रयोगात्मक जो मात्रक है वो बेल होता है, ठीक है, बेल। और इसको हम डेसिबल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेसिबल है वो 1/10 बेल के बराबर होता है। यानी डेसिबल जो है वो 1/10 बेल के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेसिबल बराबर 1/10 बेल, ठीक है। यानी जो बेल था इसको हमने 1/10 पार्ट लिया तो उसको हमने क्या कह दिया? डेसिबल कह दिया। तो ये उसमें राइट आंसर था, जो रीट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या था? डेसिबल था, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, आई है, और ये किस किस बातों पे निर्भर करती है, किन किन कारकों पे निर्भर करती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये ध्वनि स्रोत और उसके बीच की दूरी, ध्वनि स्रोत और उसके बीच की दूरी जो है, जैसे मान लीजिए कोई सुन रहा है तो उस माध्यम के बीच की जो दूरी है उसके क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ध्वनि स्रोत से दूर होते जाओगे उसकी प्रबलता या तीव्रता जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। और दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये डी जो है हमने दूरी के लिए यूज किया है, और गुणा में ए स्क्वायर, ए मतलब आयाम। यानी ध्वनि तीव्रता, ध्वनि का जितना ज्यादा आयाम होगा ध्वनि तरंग का, उतना ही क्या है? उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता भी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद ये घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जिस भी माध्यम में ध्वनि जो है वो संचरित हो रही है उसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी या प्रबलता भी या तीव्रता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। आवृत्ति के भी वर्ग के समानुपाती होती है, यानी जितनी ज्यादा ध्वनि तरंग की आवृत्ति है
उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी तीव्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम ध्वनि का तारतम्य देखते हैं। तारतम्य यानी पिच। तो ध्वनि की पिच या तारतम्य क्या होता है, तो ये हमें ध्यान रखना कि तारतम्य जो है वो ध्वनि का पतला होना या फिर ध्वनि का मोटा या कर्कश होना, जिस गुण से हमें यह पता चले कि ध्वनि जो है वो पतली है यानी मधुर है, और मोटी है यानी कर्कश है, कानों को चुभने वाली है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, तारतम्य कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और ये जो तारतम्य है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप देखिए जिस जो ध्वनि का तारतम्य जो है वो ज्यादा है, जिस ध्वनि का तारतम्य ज्यादा है वो ध्वनि जो है वो मधुर या पतली आपको सुनाई देगी। जैसे आप देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल जो है वो लड़की की आवाज देख लीजिए, या फिर मच्छर की भिनभिनाहट, या फिर कोयल की कूक। ठीक है, कोयल का कूकना या फिर लड़की का बोलना और मच्छर का भिनभिनाना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो उच्च होती है, यानी उच्च तारतम्य वाली ध्वनियां हैं। तो उच्च तारतम्य वाली ध्वनि कैसी होगी, मधुर होगी, ठीक है, और कानों को अच्छी लगने वाली होगी और पतली होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। और यदि फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, यदि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, तो वो ध्वनि जो है वो मोटी होगी और कर्कश होगी। जैसे आप देख सकते हो लड़के की आवाज या फिर गधा जो है, गधे की आवाज आपने सुनी होगी, तो कितनी भयानक सी होती है। और शेर की दहाड़, ठीक है, तो शेर की दहाड़, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है तो मोटी ध्वनि हो जाती है, कर्कश होती है, यानी इसका तारतम्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट गुण की ओर बढ़ रहे हैं, गुणता, क्वालिटी, ध्वनि की क्वालिटी। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण दो समान तीव्रता व समान तारतम्य की ध्वनि में हमें अंतर प्रतीत होता है या हम अंतर कर सकते हैं, तो ध्वनि का वह गुण क्या कहलाता है, उसकी गुणता या क्वालिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी आंखों पे क्या है, पट्टी बांध दी गई, और आपने क्या है, आपके सामने क्या है, एक बार क्या है, लड़की की आवाज चलाई जाती है, या लड़की आपके सामने एक बार बोलती है और एक बार लड़का, तो आप उन दोनों में से आवाज पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे। तो ये जो है हमें किससे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि आवृत्ति जो है वो ज्यादा है तो मधुर आवाज होगी और ये लड़की की आवाज होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी यदि क्या है, कम है, तो ये आवाज मोटी और कर्कश सुनाई देगी, तो हम कहेंगे कि ये आवाज जो है वो लड़के की है। लेकिन अगर आपके सामने दो लड़के ला दिए जाएं, ठीक है, जो आपके दोस्त हैं और जिनकी आवाज आपने पहले सुन रखी है, तो आपकी आंखों पे पट्टी बांध के और फिर वो कुछ बातें करें और आपको गैस करना हो कि ये जो बोल रहा है वो कौन है, ठीक है, तो फिर भी आप उसे पहचान लोगे, क्योंकि आपने उसकी जो वॉइस की क्वालिटी है उसको आपने क्या है, अपने दिमाग में बिठा रखा है। तो आप क्या है, उस ध्वनि की गुणता के कारण ही उसे क्या है, पहचान पाते हो कि ये आवाज तो मुकेश की है, ये आवाज जो है वो राजेश की है। इस तरीके से आप अपने मित्रों की आवाज जो है वो पहचान लेते हो, उनको बिना देखे। ठीक है, जैसे आपने फोन पे भी आप आवाज पहचान लेते हो, उसके बोलते ही क्या है, आप आवाज पहचान लेते हो। यदि आपके मोबाइल में नंबर कई बार सेव नहीं भी है तो भी आप उसकी आवाज पहचान लेते हो। ये किस कारण हो पाता है, तो ये ध्वनि की गुणता के कारण हो पाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि की गुणता कहते हैं। और इसमें आपको दो बातें और ध्यान रखनी, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए कि टोन जो है वो क्या होती है, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, टोन कहलाती है। सिंगल आवृत्ति, सिंगल फ्रिक्वेंसी की जो ध्वनि है वो क्या कहलाएगी, आपकी टोन कहलाएगी। और नोड या स्वर क्या होता है, मिश्रित आवृत्ति की ध्वनि। ठीक है, एक से ज्यादा जब आवृत्ति जो मिश्रित हो जाती है, मिश्रित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, नोड या फिर स्वर कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।